नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत सारे सेल ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं, सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो था हमारा लाइसोसोम के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी डी डवे ने इसकी खोज की थी। अब हम लोग बात करें कि जो लाइसोसोम की उपस्थिति कहाँ पर होती है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है लाइसोसोम? यूकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक के अंदर भी कौन सी? जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी अनुपस्थिति की बात करें कि ये कहाँ कहाँ नहीं होता है, अनुपस्थिति की बात करें तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाया जाएगा। उसके अलावा किसके अंदर नहीं होगा? पादप कोशिका की परिपक्व चालनी नलिका के अंदर। और आरबीसी के अंदर लाइसोसोम अनुपस्थित होगा। तो हम लोग आज लाइसोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात की थी। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने 4 सेल ऑर्गन्स देखे थे। कौन कौन से? पहला देखा था हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था हमारा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम और चौथा था रिक्तिका या वैक्यूल। तो 2 ऑर्गन्स हम लोगों ने पढ़ लिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी? डी डवे ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में अगर हम लोग इसकी उपस्थिति की बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर भी किसके अंदर? जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, पादप के अंदर नहीं पाया जाता ये। ठीक है, उसके अलावा अनुपस्थिति किसके अंदर हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, और पादप कोशिका की परिपक्व चालनी नलिका के अंदर, और आरबीसी के अंदर ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या पाए जाते हैं, या फिर इसका जो कार्य क्या होता है लाइसोसोम का। इसके अंदर पाए जाते हैं जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो जल अपघटन, ये एंजाइम है, इनका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड
या न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि लाइसोजाइम के अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं और ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का जो पाचन करने का जो काम होता है वो किसका होता है, लाइसोजाइम के अंदर ही होता है। और ये कौन करते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम करते हैं। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। मान लीजिए ये हमारा लाइसोसोम है और इस लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर पाए जाएंगे, पहला हम लोग बात करें तो लाइपेजेज, जो लाइपेज का पाचन करेगा। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेजेज, प्रोटीएज, और न्यूक्लियस। तो होता क्या है कि लाइसोजाइम के अंदर बहुत सारे अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और इसकी जो पीएच होती है, इसकी जो पीएच होती है वो 5.4 इसकी पीएच होती है। यानी कि अम्लीय माध्यम के अंदर ही ये जो एंजाइम है वो काम कर सकते हैं। और इनका काम क्या होगा, लाइपेजेस का काम क्या हो गया, लाइपेज का पाचन करना, ठीक है, यानी कि वसा का पाचन करना। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। प्रोटीज किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और न्यूक्लियस किसका पाचन करेगा, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने का काम करेगा। तो होगा क्या, बस इसमें इतनी सी बात याद रखनी है कि जो हमारा लाइसोसोम है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। और इसके अंदर एसिड मीडियम प्रोवाइड करने के लिए H+ अंदर की तरफ आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो माध्यम है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और इसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी, 5.4 पीएच पर ये काम करता है। और उसी के बाद में ये सारे के सारे जो एंजाइम है वो वर्क करने का काम करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें लाइसोजाइम की, तो जो लाइसोजाइम का सबसे मेन फंक्शन तो क्या हो गया कि ये पाचन करने का काम करेगा, किसका, जितने भी अपने जल अपघटनीय एंजाइम है उन सबका पाचन करने का काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो लाइसोजाइम है उसका जो फॉर्म्स कितनी है, मतलब ये किन किन रूपों के अंदर प्रेजेंट रह सकता है। लाइसोसोम ये एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन है। पॉली का मतलब हो गया मैनी, यानी कि जो लाइसोसोम है वो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन होता है। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन का मतलब हो गया कि इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है, यानी कि जो लाइसोसोम है वो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, उसके अलावा अपशिष्ट काय, इन सब के अंदर जो है ये पाया जाता है, इन फॉर्म्स के रूप में ये पाया जाता है। तो देखते हैं कि जो लाइसोसोम है वो किन किन फॉर्म के अंदर पाया जाता है।
पहला हो जाएगा हमारा प्राथमिक लाइसोसोम, सेकंड हो जाएगा द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा हो जाएगा अपशिष्ट काय, और चौथा हो जाएगा स्वभक्षी। एक और चीज याद रखनी लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह खुद की कोशिका को ही नष्ट कर देता है या फिर खुद की कोशिका को ही खा जाता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। एक बार इसे लिख लो यहीं पे ताकि याद रहे ये चीज भी। आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं आत्मघाती थैली? क्योंकि यह खुद की या स्वयं की कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इस वजह से इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, हम लोगों ने देखा कि जो लाइसोसोम है उसका काम हो गया न्यूक्लिक एसिड, वसा, प्रोटीन, इन सब का जो पाचन करने का काम करेगा वो किसके अंदर होगा? लाइसोसोम के अंदर ही होगा। ठीक है, अब लाइसोसोम के हम लोगों ने क्या है बहुत सारे फॉर्म्स देखे, तो ये किस तरीके से ये काम करता है इसके बारे में देखते हैं कि लाइसोसोम जो है एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब हो गया कि इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है। और वो कौन कौन सी हो सकती है? पहला हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, अपशिष्ट काय, और चौथा हो गया हमारा स्वभक्षी वाला गुण। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एक सॉरी मान लीजिए कि ये हमारी एक कोशिका है। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि अगर कोशिका झिल्ली के अंदर से अगर कोई ठोस पदार्थ अंदर की तरफ आता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, और तरल पदार्थ अंदर की तरफ आया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अगर कोई पदार्थ अंदर की तरफ आ रहा है उस क्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर कोई ठोस पदार्थ, लिखते हैं एक बार, मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है या फिर फूड है ठोस, और ये दूसरा हो गया हमारा तरल यानी कि वाटर हो सकता है। अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है तो इस क्रिया को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। और अगर तरल जो है वो कोशिका के अंदर आ रहा है तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो ठोस पदार्थ है वो अंदर की तरफ आ गया,
और जिसके अंदर, जिस वैक्यूल के अंदर ये ठोस पदार्थ आता है, इसे कहा जाता है फेगोसोम। और ये जो तरल है वो जिस वैक्यूल के अंदर रखा हुआ है उसे कहेंगे पिनोसोम। ठीक है, ये बात होगी हमारी कि कोशिका के अंदर जब भी किसी पदार्थ की एंट्री होती है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी देख लिया था। अब अगर हम लोग बात करें कि कोशिका के अंदर और क्या पाया जाता है, कि कोशिका के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा कोशिका का केंद्रक। हमने देखा था लास्ट के अंदर कि जो केंद्रक जो होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, यानी कि द्विझिल्ली होता है। और इस द्विझिल्ली की जो बाहर वाली झिल्ली होती है उसी का अंतर्वलन होती है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी से बनता है हमारा ER वेसिकल। अब ये जो ER वेसिकल है ये आगे जाकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, गोल्जी बॉडी के अंदर। ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा गोल्जी वेसिकल के अंदर। अब ये जो नया नया जो गोल्जी वेसिकल बना है, जो सबसे जो पहला जो गोल्जी वेसिकल जो आया है जिसके अंदर प्रोसेसिंग की क्रिया होगी, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। यानी कि प्राथमिक लाइसोसोम क्या हो गया हमारा, हम लोगों ने देखा कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक की झिल्ली का जो अंतर्वलन से किसका निर्माण होता है, ER का निर्माण होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या अंतःप्रदवी जालिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमारी जो अंतःप्रदवी जालिका है इसी का ही पार्ट होता है हमारा ER वेसिकल। अभी ER वेसिकल जो है आगे जाकर किसका निर्माण कर देंगे, गोल्जी बॉडी का निर्माण कर देंगे। और ये जो गोल्जी बॉडी है ये भी किसका निर्माण करेंगे, गोल्जी वेसिकल का। और गोल्जी वेसिकल्स जो होंगे वो किसका निर्माण कर देंगे, प्राइमरी लाइसोसोम का। तो जो गोल्जी वेसिकल से जो सबसे नया जो वेसिकल निकला है उसी को हम लोग क्या कह देंगे, प्राइमरी लाइसोसोम कह देंगे। ठीक है, ये तो बात होगी प्राइमरी लाइसोसोम की, फर्स्ट वाला हमारा। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं कि जो ये प्राइमरी लाइसोसोम है अगर वो या तो पिनोसोम या फेगोसोम इन दोनों से जुड़ जाता है या इनसे मिल जाता है, तो जिस संरचना का ये निर्माण करेंगे उस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण तो किससे हो गया, गोल्जी वेसिकल। जो नई जो गोल्जी वेसिकल्स है वो आई और उसी ने किसका निर्माण किया, हमारा प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण किया। अब हम लोगों ने देखा था कि जो ठोस पदार्थ है बाहर से कोशिका के अंदर कोई भी ठोस पदार्थ अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये जो ठोस पदार्थ जिसके अंदर भर के आएगा उसको क्या हम लोग क्या कहेंगे, फेगोसोम कहेंगे। और ये जो तरल पदार्थ है जिस भी वैक्यूल के अंदर भर के आएगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, पिनोसोम कहेंगे। अगर ये फेगोसोम और पिनोसोम जुड़कर किससे मिल जाएंगे, प्राइमरी लाइसोसोम से मिल जाते हैं, तो किसका निर्माण कर लेंगे, ये निर्माण कर लेंगे किसका, सेकेंडरी लाइसोसोम का। ठीक है,
अब हम लोग बात करें कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये एक तरीके से किससे निकल के आया, ये गोल्जी वेसिकल से निकल कर आया। इसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो होंगे इनएक्टिव, यानी कि असक्रिय। और जैसे ही ये प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम और पिनोसोम से जुड़ जाता है, इसके जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब का पाचन करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ट्रूली जो पाचन करने का जो काम करता है लाइसोसोम के अंदर वो कौन करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम करेगा। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, हमारे एक्टिव एंजाइम होंगे। ठीक है। अब जैसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम का एक तरीके से पाचन हो गया, पाचन होने के बाद में जो भी अपशिष्ट बचा, जो भी जिसे हमें सेल से बाहर की तरफ निकालना है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, अपशिष्ट काय कह देंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण हुआ, इसके अंदर जो भी चीजें थी उन सबका पाचन हो गया। और पाचन होने के बाद में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचा तो हम लोगों को क्या करना है, सेल से बाहर निकालना है। इसे क्या कहेंगे, अपशिष्ट काय कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि जो लाइसोसोम है उसके हमारे 4 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, उसके अलावा अपशिष्ट काय और स्वभक्षी वाली क्रिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राइमरी लाइसोसोम की बात की। तो प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण किससे हो रहा है, गोल्जी बॉडी से हो रहा है। और गोल्जी बॉडी में भी किससे हो रहा है, गोल्जी वेसिकल से जो है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण हो रहा है। उसके बाद में जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम किससे मिलता है, फेगोसोम और पिनोसोम से आकर जुड़ता है, तो ये किसका निर्माण कर लेता है, सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण कर लेता है। इसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो कैसे होंगे, एक्टिव प्रकार के होंगे। ये क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर जो फूड है उन सबको जो पाचन करने का जो काम करेंगे वो यही करेंगे। और उसके बाद में जो जितना भी बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग क्या कह देंगे, अपशिष्ट काय कह देंगे, जिसे कोशिका से बाहर निकालना होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो खुद की ही कोशिका को क्या कर देता है, पाचन कर लेता है, खुद की कोशिका को नष्ट कर देता है। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, स्वभक्षी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहला था हमारा प्राथमिक लाइसोसोम। जो प्राथमिक लाइसोसोम का जो निर्माण किससे हो रहा था, गोल्जी वेसिकल से। और ये क्या होगा, इनएक्टिव होता है। सेकंड था हमारा द्वितीयक लाइसोसोम। अभी द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण किससे हो रहा है, प्राथमिक लाइसोसोम पिनोसोम और फेगोसोम से जुड़ जाता है।
किसका निर्माण हो जाएगा, हमारा द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण हो जाएगा। और ये कैसा होता है, ये एक्टिव प्रकृति का होता है, यानी कि ये सक्रिय होता है। और यही क्या करेगा, पाचन करने का जो काम करेगा वो करेगा। उसके बाद में हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा अपशिष्ट का है। अपशिष्ट काय क्या हो जाएगा, पाचन के बाद बचा शेष पदार्थ जिसे कोशिका से बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपशिष्ट का है। और एक और प्रकृति थी हमारी इसकी, स्वभक्षी। स्वभक्षी का मतलब क्या हो गया, स्वयं की कोशिका को ही खा जाता है ये। खा जाना या नष्ट कर देना, ये क्या हो जाएगा, स्वभक्षी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो आप भी, हम लोगों ने देखा लाइसोसोम के बारे में, और लाइसोसोम के अंदर हम लोगों ने क्या बात की, लाइसोसोम की कितनी प्रवृत्ति होती है या फिर कितनी फॉर्म्स हो सकती है, इसकी 4 फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती है। और कौन कौन सी हो जाएगी, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, अपशिष्ट का है, और उसके बाद में हो जाएगी स्वभक्षी प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ। ये हम लोगों ने सबसे पहले जब देखा था, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जब पढ़ा था, तब हम लोगों ने इस चीज की बात की थी कि किस किस तरीके से जितने भी ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के कार्य करने का जो काम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःझिल्ली का तंत्र कहते हैं। तो ये सारे के सारे एक दूसरे का निर्माण करने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से ये एक दूसरे का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये प्रवृत्ति देखी थी फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस कब देखा था, जब हम लोगों ने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि पदार्थों के आवागमन को जो नियंत्रित करती है वो कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन करती है। तो क्या करेगी, ठोस पदार्थ अगर अंदर की तरफ आ रहे तो उस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कर देंगे, फेगोसाइटोसिस। और अगर तरल पदार्थ कोशिका के अंदर आ रहे तो उसे क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस कहेंगे। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर कोशिका से बाहर की तरफ पदार्थों को निकालना है, जिन भी अपशिष्ट को, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑर्गन था रिक्तिका। रिक्तिका से कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, तो अब वैक्यूल क्या होती है, वैक्यूल जो है हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये सबसे पहली बात अगर हम लोग इसकी करें तो वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन है।
ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, मान लो ये रिक्तिका है और इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या होंगे, उत्सर्जित पदार्थ भरे हुए रहते हैं, उसके अलावा वाटर भरा हुआ रहता है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, मान लो ये रिक्तिका है और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट कह देंगे। और ये टोनोप्लास्ट जो है उसका काम क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से सांद्रता प्रवणता की तरह कार्य करती है। तो ये क्या करती है, कंसंट्रेशन के हिसाब से ही पदार्थों को अंदर और बाहर जाने का जो काम करती है वो करने का काम करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि जो रिक्तिका है वो किन किन के अंदर उपस्थित होती है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर ये नहीं पाई जाएगी। उसके बाद में अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें यूकैरियोटिक के अंदर पादपों में 90% हिस्सा जो है वो रिक्तिका बनाती है। कौन बनाती है, रिक्तिका बनाती है। उसके अलावा एनिमल्स के अंदर ये बहुत इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी कि ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम लोग देखते हैं कि रिक्तिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ट्रू वैक्यूल, के अलावा खाद्य रिक्तिका, और एक हो जाएगी गैसीय रिक्तिका। अगर हम लोग ट्रू वैक्यूल की बात करें तो ये किसके अंदर पाई जाएगी, ये पाई जाएगी हमारे प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर मान लीजिए ये हमारी कोई पादप कोशिका है और पादप कोशिका का जो 90% भाग है वो कौन बनाता है, रिक्तिका बनाती है। और रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है उसे कहा जाता है सेल सेप। इसके अंदर क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, और वाटर भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग खाद्य रिक्तिका की बात करें तो खाद्य रिक्तिका पाई जाती है हमारे प्रोटिस्टा के अंदर। और गैसीय रिक्तिका पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर। एक और है संकुचनशील रिक्तिका। ये पाई जाएगी हमारे अमीबा के अंदर। और अमीबा में इसका काम क्या हो जाएगा, पहला काम तो हो जाएगा इसका उत्सर्जन का,
और दूसरा काम हो जाएगा इसका परासरण नियमन का। तो रिक्तिका के अंदर सिर्फ हमें 3 चीजें याद रखनी है कि जो सबसे ज्यादा जो रिक्तिका का जो पार्ट होता है वो कौन बनाता है। प्लांट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा है वो 90% पार्ट बनाता है रिक्तिका। उसके अलावा अगर हम लोग खाद्य रिक्तिका की बात करें तो ये किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है प्रोटिस्टा के अंदर। और उसके बाद में अगर हम लोग गैस रिक्तिका की बात करें, गैस वैक्यूल की बात करें तो गैस वैक्यूल किसके अंदर पाई जाएगी, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाएगी। और फिर बात करें हम लोग संकुचनशील रिक्तिका, तो संकुचनशील रिक्तिका किसके अंदर पाई जाएगी, अमीबा के अंदर पाई जाएगी। और इसका जो कार्य याद रखना है उत्सर्जन के अंदर। और परासरण नियमन का जो काम करती है वो कौन करती है, अमीबा के अंदर संकुचनशील रिक्तिका करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की कि हम लोगों ने 4 एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़े थे। उसके अंदर किस किस का जिक्र किया था, पहला हम लोगों ने किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यानी कि अंतःपर्दवी जालिका का। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी गोल्जी बॉडी की। फिर हम लोगों ने देखा था लाइसोसोम के बारे में। और आज हम लोगों ने देखा रिक्तिका और लाइसोसोम दोनों को पढ़ा। तो ये चारों के चारों जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहा जाता है। और ये चारों ऑर्गन्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये चारों ही ओनली एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए। वैसे तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके अंदर आ सकती है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ। तो हम लोगों को सिर्फ ये 4 ऑर्गन्स के बारे में ही याद रखना है। तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।